नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाले हैं जिसने 100 से ज़्यादा हत्याएं की। 50 तो कत्ल के मुकदमे उस पर दर्ज हैं और उसका ये कहना है कि 100 के बाद वो खुद गिनती भूल गया कि उसने इसके बाद और कितने लोगों की जान ली। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक ऐसा सीरियल किलर था जो लोगों की हत्याएं करने के बाद उनकी लाशों को एक ऐसे नहर में ले जाकर फेंक देता था जिस नहर में मगरमच्छों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो मगरमच्छ इन लाशों को अपना निवाला बना जाते थे। और पुलिस, मरने वाले लोगों के घर वाले, सारे लोग लाश ढूंढते रह जाते थे और लाख कोशिश के बावजूद उनका कोई पता नहीं चलता था। इस वजह से शायद सालों साल ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहा और बहुत कोशिश के बाद भी पुलिस इस सीरियल किलर तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन फाइनली पुलिस ने इसे पकड़ा, ये गिरफ्तार हुआ, जेल भी गया। कैसे कैसे इस इंसान का जो जुर्म का सफ़र है वो शुरू हुआ, कैसे ये पकड़ा गया, ये सारी बातें आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा, जो अपने आप में एक सुनने वाली बात होगी। क्योंकि कोई इंसान, हमारे और आपके जैसे लोगों को अगर किसी मामूली छोटे से जीव या जानवर की हत्या करने के लिए भी कोई कहे तो शायद हम ना कर पाएँ। लेकिन कोई इंसान अपने ही जैसे किसी इंसान की हत्या करे, और वो भी इतनी हत्याएं करे कि करते करते गिनती भूल जाए, तो ये सोचना भी बड़ा अजीब लगता है। इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक पर्सनल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, कई बार मेरे साथ ये चीज़ होती है, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। जैसे मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल में मैंने सोचा कि यूट्यूब में जाकर क्राइम तक देखूंगा। मैंने ऑन किया, लेकिन तब तक मैंने देखा कि व्हाट्सएप में बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं और मैं फिर व्हाट्सएप देखने लग गया। व्हाट्सएप देखकर जब सारे नोटिफिकेशन ख़त्म हो गए और सारे मैसेजेस मैंने देख लिए, उसके बाद तब तक मैं भूल चुका हूँ कि मुझे यूट्यूब में जाके क्राइम तक देखना था। ऐसा ही कई बार कुछ और पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ, और जब मोबाइल फ़ोन हाथ में आता है तब तक कुछ और पढ़ने लगता हूँ। जैसे कभी फेसबुक पर चले गए, सोचा था कि मैसेजेस पढ़ेंगे, मैसेज में क्या आया है वो देखेंगे। तो क्या इस तरह से आप लोगों के साथ भी होता है, या ये परेशानी सिर्फ मुझे है? ये मैं आप सबसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हमारी सुविधा के लिए हैं, कई बार ये चीज़ें जो है, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोगों को इसका ग़ुलाम बनाता है। तो क्या मैं अकेला ही इसका ग़ुलाम बन रहा हूँ, या फिर हम सारे लोग इसका ग़ुलाम बन रहे हैं और इस तरह की गलतियां या इस तरह का भटकाव जिसे कहते हैं, क्या उसका शिकार आप लोग भी होते हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आइए अब इस क्राइम की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस शख्स को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तकरीबन 20-25 दिनों की मशक्क़त के बाद अभी फिर से गिरफ्तार किया है, और इसका नाम है देवेंद्र शर्मा। उम्र अभी इसकी 62 साल की है और ये पिछले कई सालों से जेल में था। इल्ज़ाम था, कागज़ों पर इल्ज़ाम था 50 से ज़्यादा लोगों का कत्ल, और अनऑफिशियली इस पर इल्ज़ाम है 100 से ज़्यादा लोगों का कत्ल। और इसी इल्ज़ाम में ये जेल की सज़ा काट रहा था। आजीवन कारावास की सज़ा तो होगी ही, 50 मामले हैं, एक में भी हो जाए तो पूरी ज़िंदगी निकल जानी है, और इस पर तो बहुत सारे मामले हैं। तो ये पेरोल पर ये बाहर आया था, और पेरोल की जो समयावधि होती है उसे पूरा करने के बाद इसे वापस जेल भी जाना था। लेकिन ये इतना शातिर था कि ये जेल नहीं गया, और पेरोल जंप करने के बाद ये 20 दिनों से दिल्ली में ही एक जगह है बापरोला, वहाँ छुपकर रह रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम को इस देवेंद्र शर्मा नाम के खौफनाक सीरियल किलर के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने इसे दबोच लिया, इसे गिरफ्तार कर लिया। पहले जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसने पूछताछ में जो बातें बताई थी वो तो खैर कागज़ों में दर्ज हैं, लेकिन इस बार गिरफ्तार होने के बाद जब इसे नए सिरे से पूछताछ हुई तो इसने अपने बारे में कुछ और अजीब और अनोखी चीज़ें बताई। वो क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए एक तरह से इसकी जो जीवनी है, इसकी जो शुरुआत है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देवेंद्र शर्मा नाम का ये जो आदमी है, ये मूल रूप से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और इसने 1984 में BA MS की डिग्री ली थी। और ये आयुर्वेदिक डॉक्टरों की डिग्री होती है, पढ़ाई होती है, और ये डिग्री उसने ली थी बिहार में।
बिहार में एक जगह है सिवान, आप सब जानते हैं, बहुत मशहूर जगह है। और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ताल्लुक इसी सिवान से था। और बाद में सिवान को बाहुबली शहाबुद्दीन की वजह से भी जाना जाने लगा, लेकिन ये सिवान की पहचान नहीं है। सिवान की पहचान तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है। तो इसी सिवान में जाकर 1984 में इसने वो BMS की डिग्री ली थी। और इसके बाद वो वापस लौट कर आया, और लौट कर आने के बाद उसने जयपुर में अपने लिए एक क्लिनिक खोली जिसका नाम उसने रखा जनता हॉस्पिटल। इस क्लिनिक में वो लोगों का इलाज करता था और क्लिनिक को चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपको तो पता है कि एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी प्राइवेट प्रैक्टिस इतनी आसानी से नहीं चलती। आयुर्वेदिक डॉक्टर की प्रैक्टिस कितनी चलेगी, तो बहुत कामयाब क्लिनिक में ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन इसके पास जो भी जमा पूंजी थी तब तक की, वो जमा पूंजी इसने एक कारोबार में, एक बिजनेस में लगाई, और वो थे 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की रकम इसने तिनका तिनका जोड़कर, पाई पाई जोड़कर अपने पास इकट्ठा की थी। और इस रकम को उसने एक गैस एजेंसी की शुरुआत करने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इसकी किस्मत ख़राब थी। ख़राब कुछ यूँ थी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको गैस एजेंसी दिलाने का झांसा दिया, वो बेसिकली एक फ्रॉड कंपनी थी, फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन थी। और उसने इस देवेंद्र शर्मा के 11 लाख रुपए हड़प लिए, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्राइवेट कंपनी थी, वो एक दिन अपना दफ्तर बंद करके जयपुर से फरार हो गई। इसको बहुत झटका लगा, सदमा लगा। इसको लगा कि मेरे 11 लाख रुपए डूब गए, मैं ईमानदारी से काम करना चाहता था। फिर इसने जो है ये तय किया कि अब मैं फर्जी तरीके से ही सही गैस एजेंसी खोलकर दम लूँगा, और अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। समाज ने मेरे साथ जो किया है, समाज को मैं उसका हिसाब किताब चुकता करूंगा और अपने लिए रुपए पैसे कमाऊंगा। तो एक तरह से शुरुआती दिनों में ये जो है एक फ्रॉडस्टर के तौर पर ही इसने अपने कामकाज को बढ़ाने का फैसला किया। और 1995 में इसने अलीगढ़ में एक फेक गैस एजेंसी खोल ली। बहुत इसने भाग दौड़ की, लखनऊ गया और इधर उधर के शहर गया, वहाँ से कुछ गैस के सिलेंडर्स कहीं से मांग कर, चुरा कर, उधार लेकर अपनी एजेंसी में लेकर आया। और गैस स्टोव जो होते हैं वो कुछ खरीदे, अपनी उस एजेंसी में रखा और एजेंसी की शुरुआत की। लेकिन आपको पता है, जब एजेंसी की शुरुआत तो मान लीजिए हो गई, लेकिन अगर एजेंसी में गैस सिलेंडर्स का फ्लो ना हो और उसकी प्रॉपर बुकिंग ना हो, तो फिर कारोबार कैसे चल सकता है। तो इसको बड़े हिकअप्स आ रहे थे, इसका काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसके बाद अब तक तो ये जालसाज की तरफ एक एजेंसी खोलकर काम कर रहा था, लेकिन जालसाज से वो कब एक कातिल में कन्वर्ट हो गया, खुद इसे भी पता नहीं चला। इसने ये तय किया कि अब जो है मैं गैस सिलेंडर्स जो है वो अब मैं लूटूंगा और लूटकर उसे आगे बेचूंगा। इसके लिए चूंकि ये काम बड़ा काम था, अकेला गैस सिलेंडर लूटना अपने आप में एक भारी चीज़ होती है गैस सिलेंडर, और सिर्फ एक गैस सिलेंडर लूटने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे आदमी कितना कमाएगा। तो इसे तो सैकड़ों सिलेंडर लूटने थे, तो ये काम ये अकेले नहीं कर सकता था। तो इसने फाइनली कुछ अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढा। उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम था उदयवीर, एक का नाम था वेदवीर, और एक का नाम था राज। ये शुरुआती दिनों में इसके आप कह लीजिए कि इसके गुर्गे थे। और अपने इन गुर्गों के साथ मिलकर इसने जयपुर और अलीगढ़ के बीच में उन ट्रकों को टारगेट करना शुरू किया जिन ट्रकों में गैस सिलेंडर ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ये लोग घात लगाकर सड़कों पर बैठे होते थे, किसी ढाबे में चाय पी रहे होते थे, और जैसे ही कोई ट्रकर वहाँ पर गैस सिलेंडर लेकर पहुँचता था, उतरता था, ये उस ट्रक ड्राइवर को और उसके क्लीनर को चाय पिलाते थे, दोस्ती का झांसा देते थे, अपने साथ थोड़ा आगे लेकर जाते थे हाईवे पर, सुनसान जगह पर, और ये उन लोगों की हत्या कर देते थे। और सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, गैस सिलेंडर से लदा हुआ पूरा का पूरा ट्रक, पूरी की पूरी लॉरी ये गायब कर दिया करते थे। सारे सिलेंडर ये लेकर आते थे अपने, जो इन्होंने फेक एजेंसी खोली थी अलीगढ़, वहाँ पर सिलेंडर वहाँ उतार लेते थे, सैकड़ों सिलेंडर। और ये जो ट्रक होता था, उस ट्रक को ले जाकर बेचते थे मेरठ में, और वो ट्रक फिर इंटैक्ट नहीं रहता था। मेरठ में अपने आप में एक, आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग मेरठ या दिल्ली
से दूर रहते हैं या जुर्म की दुनिया से जुर्म की दुनिया की खबरों से भी जिनका वास्ता कम पड़ता है, उनके लिए ये एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है कि मेरठ में बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ सिर्फ 24 घंटे के अंदर डिसमेंटल हो सकती हैं, कर दी जाती हैं। वहाँ एक इस तरह का मार्केट भी है। ऐसे तो कबाड़ी मार्केट है, और लेकिन उस कबाड़ी के मार्केट में कुछ ऐसे तत्व, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो चोरी की चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं, और वहाँ पर कार हो, ट्रक हो, वो 24 घंटे के अंदर बिल्कुल उसको डिसमेंटल करके, टुकड़े टुकड़े करके, काट के उसके पार्ट पुर्जे अलग अलग बेच दिए जाते हैं। तो ये जो देवेंद्र शर्मा था, इसने मेरठ में भी अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए और गैस सिलेंडर से लदे हुए ट्रकों को लूटने लगा और सिलेंडर अपने पास रखता और ट्रकों को मेरठ में जाकर बेच देता। इस तरह से इसने हज़ारों लाखों रुपए कमाए। लेकिन बाद में इसकी जो अलीगढ़ वाली गैस एजेंसी थी, उसका पर्दाफाश हो गया और ये पकड़ा गया। लेकिन इसने जो कत्ल किए थे उसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता था। जेल से ये बाहर निकला और अमरोहा में, उत्तर प्रदेश में अमरोहा है, आप सबने नाम सुना होगा, अमरोहा में इसने फिर से एक फर्जी गैस एजेंसी खोली और वहाँ भी इसी मोडस ऑपरेंडी से ये काम करता रहा। इसके बाद वो फिर गिरफ्तार हुआ, जेल गया। इस बार जब वो जेल से बाहर आया तो वो एक हथौड़ा छाप डॉक्टर तो था ही, आयुर्वेदाचार्य था। हालांकि कहने को अगर कहा जाए तो आयुर्वेदाचार्य को हथौड़ा छाप नहीं कह सकते, लेकिन जो अपने प्रोफेशन को लेकर ऑनेस्ट ना हो उसे हम हथौड़ा छाप कह सकते हैं। तो ये एक हथौड़ा छाप डॉक्टर था। इसने फिर किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा शुरू कर दिया। ये ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जिनके सामने रोज़ी रोटी का संकट है, ये उनको इन्फ्लुएंस करता और इन्फ्लुएंस करके ये जो जयपुर में और गुड़गांव में एक बहुत कुख्यात डॉक्टर था, आपको याद होगा 2004 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर अमित, प्रोबेबली अमित गुप्ता नाम था। तो ये जो अमित है, इसके साथ मिलकर ये किडनी ट्रांसप्लांट का काम करने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसने लोगों को बहला फुसला कर तकरीबन 125 लोगों की किडनियाँ निकलवा ली और उन्हें, उन ज़रूरतमंद लोगों को मोटी कीमत पर बेच दिया जिन लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। और इस तरह के ट्रांसप्लांट में इस गैंग को, जिस गैंग में कभी देवेंद्र शर्मा भी था, देवेंद्र शर्मा के साथ वो डॉक्टर अमित भी था और भी लोग थे, इस गैंग के लोगों को एक आदमी की किडनी चुरा कर या धोखे से उससे किडनी लेकर आगे बेचने में तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए की कमाई हो जाती थी। और इस तरह भी इन्होंने लाखों रुपए कमाए। लेकिन इसके बाद जब डॉक्टर अमित पकड़ा गया 2004 में, फेक किडनी रैकेट चलाने वाला डॉक्टर अमित, उसके साथ फिर उसकी निशानदेही पर यह देवेंद्र शर्मा एक बार फिर गिरफ्तार हुआ। और इस बार जब वो गिरफ्तार हुआ और उसने जब मुंह खोला तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट तो मैं अभी कर रहा था और किडनी ट्रांसप्लांट के सिलसिले में मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी की जान नहीं ली, लोगों को पैसे ही दिए जिनसे भी हमने किडनी ली। लेकिन हमने 100 से ज़्यादा हत्याएं भी की। 50 हत्याओं का हिसाब किताब तो उसे याद था, जो उसने पुलिस के सामने 2004 में ही कबूला। और उसने बताया कि वो सिर्फ ट्रक वालों को ही नहीं लूटता था, नहीं मारता था, बल्कि इसके अलावा जो टैक्सी वाले होते थे, उन टैक्सी वालों को भी वो हाईवेज़ पर रोकता था, लूटता था और उनकी हत्या कर देता था, ताकि कोई सबूत, कोई सुराग अपने पीछे न छोड़े। इस तरह की घटनाओं को वो सिर्फ अलीगढ़ में या जयपुर में अंजाम नहीं देता था, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों में घूम घूम कर जहाँ पर भी उसको मौका मिलता, वो अपने गैंग के लोगों के साथ मिलकर टैक्सी वालों को भी इंटरसेप्ट करता, रोकता, उनकी हत्या करता। टैक्सी वो बेचता मेरठ में ले जाकर, जहां रातों रात टैक्सी के टुकड़े हो जाते, वो बिक जाते। और ये जिन लोगों की हत्या करता, इन लोगों को वो उठा कर ले जाता। उत्तर प्रदेश में एक और जगह है कासगंज, वहाँ से एक नहर बहती है और उस नहर में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। वहाँ पर ये टैक्सी वालों की लाशों को डिस्पोज ऑफ कर देता था, नहर में फेंक देता था और रातों रात इन लाशों को उस नहर में पलने वाले, रहने वाले मगरमच्छ खा लिया करते थे। इसे लगता था कि अगर मैं इतनी हत्याएं करूं और करने के बाद अगर इन लाशों को नहर में फेंक दूं
तो जाहिर है लाशें गायब हो जाएंगी, मगरमच्छों का निवाला बन जाएंगी। फिर तो जब न लाश मिलेगी, न टैक्सी मिलेगी, तो मुझे कोई पकड़ने वाला भी नहीं होगा और मैं कभी हत्या के मामलों में कभी पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। सच तो ये है कि इसे पुलिस ने जब तीसरी या चौथी बार पकड़ा किडनी रैकेट वाले सिलसिले में, तब भी इसे हत्या के जुर्म में नहीं पकड़ा गया था। लेकिन जब इससे पूछताछ हुई और पुलिस ने जब इंटेंस तरीके से, आप हिंदी में जैसे कहते हैं कि गहन पूछताछ का मतलब आप समझ सकते हैं पुलिस कैसे गहन पूछताछ करती है। तो जब कायदे से इससे गहन पूछताछ हुई तो इसने गहन पूछताछ में अपना वो जुर्म भी कबूल लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतना भयानक सीरियल किलर हो सकता है। तो इसने बताया कि 50 से ज़्यादा लोगों की तो उसने हत्याएं की है, जिसका लेखा जोखा उसको याद है। लेकिन उसने 50 से ज़्यादा लेखा जोखा तो पुलिस के पास था। बेसिकली जब एक एक करके इसने बताना शुरू किया तो 50 लोगों के नाम या 50 लोगों के हुलिये, गाड़ी के नंबर, इसने जो कुछ याद था एक एक चीज़ बताई। लेकिन उसके बाद इसने कहा कि मैंने सिर्फ 50 हत्याएँ नहीं की, मैंने 100 से ज़्यादा हत्याएँ की हैं और वो घटनाएँ मुझे अब याद नहीं है, गिनती याद नहीं है। असल में होता क्या है, मैंने देखा है क्रिमिनल्स जब पकड़े जाते हैं और जब उनसे पूछताछ होती है तो एक लेवल तक तो वो अपने आप को रोकने की, प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करता है कि वो कानून के और पुलिस के जाल में न फंसे। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आता है पूछताछ के दौरान जब इस क्रिमिनल को, जो भी पकड़ा जाता है, उसे लगता है कि अब मैं और बच नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ये कबूल लिया कि मैंने 1 या 2 हत्या की है तो मुझे जितनी सज़ा होगी, अगर मैं 50 हत्या कबूल कर लूँ तो भी मुझे इतनी सज़ा होगी। पुलिस वाले उसे बताते भी हैं कि एक कत्ल की सज़ा भी आजीवन कारावास है या फांसी है, और 10 कत्ल की सज़ा भी आजीवन कारावास या फांसी है। इस तरह के डायलॉग शायद फिल्मों में भी आपने सुने होंगे। तो क्रिमिनल जो होते हैं वो एक मोमेंट पर ऐसा भी होता है जब वो खुलकर अपने दिल की सारी बातें पुलिस को बताने लगते हैं। पुलिस वाले इस तरह के अपराधियों को साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए समय लेते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, घुमा फिरा कर उससे बात करते हैं, कई बार उसको हमदर्दी की खुराक भी देते हैं, और इस तरह से क्रिमिनल जो है वो बताते रहते हैं। मैंने ये भी सुन रखा है कि जो जितना बड़ा गैंगस्टर होता है वो उतनी आसानी से पुलिस के सामने अपना मुंह खोलता है, क्योंकि उसे पता है कि जेल आना जाना मेरे लाइफ का, मेरे करियर का एक हिस्सा है। जो छुटभैया अपराधी होते हैं या बहुत हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं वो इतनी आसानी से पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलते, लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिमिनल या सीरियल किलर होते हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो आसानी से बोलते भी हैं। ये भी एक क्राइम की हकीकत है, क्राइम की दुनिया का एक ट्रेंड है। मुझे लगा कि आप लोगों को मैं ये बात बताऊं। और फाइनली इतना सब कुछ कबूल करने के बाद इसे हत्या के केस में ही जयपुर जेल में इसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, वही 2004 में। और अलग अलग हत्याओं के मामले इस पर चल रहे थे, कुछ मामलों में इसे सज़ा भी हुई थी, तभी ये पेरोल पर बाहर निकला था। इसे सिर्फ 20 दिन की पेरोल मिली थी। इसने अपने किसी कामकाज और ज़रूरत की चीज़ें, ज़रूरत की जिम्मेदारी जिसे कहते हैं, जिम्मेदारी निभाने का कुछ हवाला दिया था। लेकिन 20 दिन बाद ये ईमानदारी से जयपुर जेल नहीं लौटा, और जब जयपुर जेल नहीं लौटा तो इसकी तलाश फिर से शुरू की गई। और जब तलाश शुरू हुई तो खबर दिल्ली पुलिस को भी मिली। दिल्ली पुलिस को मुखबिरों से जानकारी मिली कि ये बापरोला इलाके में यहाँ छुप कर रह रहा है, और यहाँ रहकर वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नए सिरे से शुरू करने की सोच रहा था, नई पहचान के साथ नई शुरुआत करने की सोच रहा था। पता नहीं प्रॉपर्टी डीलिंग के चक्कर में भी शायद लोगों की जान लेता। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को उसके बारे में जानकारी मिल गई और क्राइम ब्रांच ने इस देवेंद्र शर्मा को धर दबोचा। फिलहाल ये देवेंद्र शर्मा जो 100 से ज़्यादा लोगों के कत्ल का मुलजिम है, 50 से ज़्यादा कत्ल के गुनाह उसके सिर पर ऑफिशियली हैं, वो फ़िलहाल एक बार फिर से जेल में है। लेकिन इसकी ये जो कहानी है, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, वो अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाली है कि कोई इंसान अपने सुख के लिए या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कितना बड़ा दरिंदा हो सकता है कि वो एक एक कर बेगुनाह लोगों की जान लेता रहे और वो कभी नहीं रुके, बल्कि अनगिनत बेशुमार लोगों की हत्याएं करता रहे। मुझे लगता है कि अगर इसकी ज़िंदगी और लंबी हो और ये बाहर रहे तो ये तो मुझे लगता है कि अभी 100 मार कर गिनती भूल गया, हो सकता है कि 200, 300, 400 भी मार दे। तो ये थी पूरी कहानी देवेंद्र शर्मा की। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस कहानी में कोई ऐसी पेच या रहस्य वाली बात तो नहीं थी कि पुलिस ने जिस तरह से इन मामलों को सुलझाया या सॉल्व किया, लेकिन जो शॉकिंग एलिमेंट है
कि एक आदमी का इस हद तक नीचे गिरना कि वो इतना भयानक सीरियल किलर बने और लोगों की हत्याएं करे, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और ख़ासकर तब जब एक आदमी इतना ब्रूटल हो जाए कि लोगों की हत्याएं करने के बाद इंसान अपने जैसे इंसान की लाशों को मगरमच्छों को खिला दे, तो सुनकर हैरानी तो होती ही है। तो आज मेरी ओर से इतना ही। और इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो के बारे में बहुत सारे हमारे दर्शकों के, आप जैसे मित्रों के कमेंट आए कि वो वीडियो हमने पहले भी वो कहानी सुनाई थी। तो हमने फिर, जिसे कहते हैं कि थोड़ा पीछे हमने रिविज़िट किया और हमने देखा कि हाँ, वाकई लोकेंद्र जी ने वो कहानी सुनाई थी। अब बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या आप लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या आप चेक नहीं करते, आपने वो वीडियो दूसरी बार कैसे अपलोड कर दिया। तो इसका जवाब मैं आप सबको देना चाहूँगा। हालांकि ये गलती पहली बार नहीं हुई है। हम रोज़ इस तरह की अनगिनत खबरें देखते हैं और अनगिनत खबरें कवर करते हैं, सिर्फ प्राइम तक पर ही नहीं, हमारे जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उस पर भी। तो ह्यूमन एरर या ह्यूमन मिस्टेक्स की गुंजाइश रहती है। मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपनी गलतियों को कबूल करना चाहता हूँ और उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। ये जो इंसिडेंट था जिसमें बनारस में 8 से 9 लोगों ने मिलकर पहले एक आदमी की लूटपाट के इरादे से हत्या की और उसके बाद सबूत छिपाने के लिए अपने ही गैंग के 2 और लोगों की हत्याएं कर दी। तो इस कहानी के बारे में लोकेंद्र जी पहले बता चुके थे और मुझे जानकारी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने जब ये कहानी देखी या इसके बारे में जब रिसर्च किया तो उसी दिन पुलिस ने बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और जब पुलिस ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब मैंने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि इस खबर के बारे में पुलिस ने ऑफिशियली मीडिया को आज ही जानकारी दी है। तो ये ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, मुझे आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी चाहिए। तो मैंने फिर रिसर्च किया और वो कहानी लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ। लेकिन जब आप लोगों ने बताया कि ये कहानी तो लोकेंद्र जी सुना चुके हैं, तो फिर मैंने पता किया और जब मैंने पता किया तो खबर के बारे में ये बात पता चली कि वो खबर बनारस में हमारे जो कोलीग्स हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनको इस खबर के बारे में काफ़ी दिनों से पता था क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो अनऑफिशियली पुलिस महकमे से वो इन्फॉर्मेशन छन कर बाहर आ रहे थे और वो इन्फॉर्मेशन जो बाहर आ रहे थे उस पर स्टोरीज़ लिखी जा रही थी, उस पर खबरें लिखी जा रही थी, उस पर खबरें दिखाई जा रही थी। तो लोकेंद्र जी ने जब रिसर्च किया होगा तो शायद तब तक पुलिस ने ऑफिशियली उस ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा न किया हो, लेकिन अनऑफिशियली लोकेंद्र जी को पुलिस महकमे से हो या उनके अपने सूत्रों से हो उस खबर के बारे में जानकारी मिल गई थी। तो इसीलिए उन्होंने 2 से 3 दिन पहले ही उस खबर को बताया था। और मैं जब आप सबके सामने हाजिर हुआ तो ऑफिशियली पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हाजिर हुआ और इस गलतफहमी या एजम्पशन के साथ हाजिर हुआ कि शायद मैं पहली बार आपको वो वाकया या कहानी सुना रहा हूँ। तो उसकी वजह से जो आप लोगों को दिक्कत हुई या आप लोगों को एक झटका सा लगा या धोखा हुआ कि यार 2 दिन पहले लोकेंद्र जी ने, 2 दिन बाद सुप्रतिम ने, तो उससे जो आप लोगों को एक झटका लगा उसके लिए मैं वाकई खेद प्रकट करता हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि आइंदा इस तरह की गलती न हो। मुझे उम्मीद है कि आप इस ह्यूमन एरर को ह्यूमन एरर मानते हुए मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करेंगे। आइए अब कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। इसमें से हर दूसरा कमेंट तो यही है कि ये कहानी मैं पहले सुना चुका हूँ तो मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ। तो उसकी वजह तो मैंने आपको बता दी, लेकिन चलिए कुछ आप जैसे जो प्यारे प्यारे दर्शक हैं उनके नामों का जिक्र करता हूँ। राहुल प्रजापति जी हैं, इनका कमेंट आया है। आरती शर्मा जी ने हेलो सर जी लिखा है। शुभम विचारे जी ने भी कमेंट किया है। राजदूत के नाम से एक कमेंट है, ये इन्होंने बांग्ला में कमेंट लिखा है। सुप्रतिम बैनर्जी सैरामी निताई बायन चैनलेर नाम चेंज कोरेची, इन्होंने बांग्ला में ये लिखा है कि मैं निताई बायन हूँ लेकिन मैंने अपने चैनल का नाम बदल लिया है, तो मेरे चैनल का नाम अब राजदूत है। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रीइस्टेब्लिश करने के लिए ये कमेंट लिखा है और बांग्ला में लिखा है। नैना मलिक जी, इन्होंने लिखा है कि बहुत गलत बात है, आप बार बार स्टोरी रिपीट करते हैं। बगीचा सिंह साहब का भी कमेंट आया है और रोहित श्रीवास्तव जी ने भी अपनी बात लिखी है। निर्माण ब्लॉग्स जो है उन्होंने भी कमेंट किया है। बबीता भारती जी का भी कमेंट है। दीपक जांगीड़ साहब का भी कमेंट है। सिद्धार्थ दामोदर, अमित कुमार झा, जया और गौरव जी ने जो है थोड़ी तारीफ़ की है। और हर दूसरा कमेंट जिसमें ये लिखा हुआ हो कि ये स्टोरी हमने पहले सुना दी है, उसके बीच में अगर कोई मतलब उससे हटकर अगर कोई कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ तो वो पढ़ने में थोड़ा ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है। तो जया और गौरव जी को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो लोग मुझे ये बता रहे हैं कि ये स्टोरी रिपीट हो गई है और मुझे याद दिला रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत हम्बली।
और मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के रिपीटेशन जो है आइंदा ना हो, इसकी मैं कोशिश करूँगा। बबीता कुमारी जी का नाम मैंने ले ही लिया। याना 2020 इन्होंने कहा है कि मेरा नाम ज़रूर लेना। ठीक है याना जी, मैंने आपका नाम ले लिया। और अजय कुमार जी ने कहा है कि लास्ट एपिसोड में पूछे गए सवाल और आपकी शंकाओं का जवाब। चंडीगढ़ में पुलिस कमिश्नर नहीं बैठते हैं, एक पुलिस कमिश्नर आईजीपी लेवल के ऑफिसर होते हैं, अतः डीजीपी कमिश्नर से सीनियर होते हैं। मुझे लगता है अजय कुमार जी आप सही हैं, चंडीगढ़ में पुलिस कमिश्नर नहीं बैठते हैं। इस इंफॉर्मेशन पर मुझे थोड़ा शक है, क्योंकि मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में कमिश्नरेट है तो पुलिस कमिश्नर वहाँ बैठते होंगे, या चूंकि वो दोनों राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की, तो हो सकता है कि गवर्नड, लेकिन वहाँ यूनियन टेरिटरी की पुलिस तो होगी, तो इसको मुझे थोड़ा पता करना होगा। बाकी आपने ये जो दूसरी जानकारी दी है कि पुलिस कमिश्नर आईजी लेवल के ऑफिसर होते हैं, तो ये ऑब्वियसली मैं बहुत श्योर नहीं था, और आपने जब ये बात बताई है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं अपनी तरफ से भी इस इन्फॉर्मेशन को एक बार क्रॉस चेक करूँगा, इसलिए नहीं कि आप पर कोई मुझे शक है, लेकिन इसलिए कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ लूँ और समझ लूँ कि ये जो हायरार्की होती है वो होता क्या है। दीपा बिंदर चौहान जी, इनका भी कमेंट आया है, और नवीन धुर्वे जी का भी कमेंट आया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा हमले की स्टोरी सुनाइए ना सर, इन्होंने लिखा है। कितने प्यार से लिखते हैं ना, जब ये कोई लिखता है कि सुनाइए ना सर, तो ये कितना इनफॉर्मल सा लगता है ना जुड़ जाने के बाद। तो वाकई नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस तरह के कमेंट्स के लिए, कभी मुमकिन हो पाया तो सुनाऊंगा ज़रूर। और विंदा विखे ने भी ये कहा है, इन्होंने ये लिखा है कि शम्स ताहिर खान साहब के शोज़ जब छूट जाते हैं तो हम उसको नंबर के ज़रिए ढूंढ लेते हैं क्राइम तक पर, यूट्यूब पर, लेकिन जब आप दोपहर का शो करते हैं तो उसमें नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए उसे ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। आपकी इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन चूंकि अब तक बिना नंबर के चला आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि बिना नंबर के ही रहने देते हैं। बेहिसाब बेशुमार, गिनती में क्यों फंसना। ब्रिजराज सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। ब्रिजराज सिंह जी का भी कमेंट आया है। सुधा पटेल का भी कमेंट है, और एसएस राज म्यूज़िक, इन्होंने ये लिखा है कि तेज़ चैनल पर जुर्म के नाम से जो एक एपिसोड या शो नया शुरू हुआ है रात 10:30 बजे, जिसे मैं होस्ट करता हूं, उसे मैं यूट्यूब पर भी ज़रूर अपलोड करूं। मैं कोशिश करूंगा एसएस राज म्यूज़िक कि आपकी बात या आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करूं। विनीत सिंह जी, इनका भी कमेंट आया है। प्राची ग्रोवर की ये शिकायत है कि 30 मिनट की स्टोरी होती है, 15 मिनट के कमेंट का टाइम, और 30 मिनट के कमेंट पढ़े जाते हैं और 15 मिनट की स्टोरी। ओके, तो इनका कहने का मतलब यह है कि कमेंट पढ़ने में और आप लोगों के नाम पढ़ने में मैं इतना वक्त ज़ाया ना करूं, बल्कि मैं कहानी जो मैं सुनाता हूं उस पर ज़्यादा ध्यान दूं और कमेंट ज़्यादा ना पढ़ा करूं। प्राची जी शायद ये कहना चाह रही हैं। मनोज राजपूत जी, इनका भी कमेंट आया है, और इसके अलावा आशीष बघेल, प्रकाश चंद्रकर, के सिंह, जेपी राजपुरोहित, उमर अहमद खान, परूप श्रेष्ठा हैम्बर्ग जर्मनी से, कृष्णा शर्मा जी मेरी श्रद्धेय हैं और हमारी बहुत ही मुअज़्ज़िज़ दर्शक हैं। आप बनारस की रहने वाली हैं, और उन्होंने एक बार कमेंट में लिखा था कि मैं उनके बेटे की उम्र का हूं, तो वो मुझे अपने बेटे की तरह मानती भी हैं और बहुत जिसे कहते हैं कि हमेशा आशीर्वाद देती हैं। अभी भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने एक लाइन ये भी लिखी है कि निर्बुद्धियों की मित्रता जो है वो ख़तरनाक होती है, मतलब अगर आप बेवकूफ़ों से दोस्ती करते हैं तो आप पर भारी पड़ सकता है। ये बात उन्होंने मुझे लिखी है और आगाह किया है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि गॉड ब्लेस यू सुप्रतिम बेटा। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच। अंकित सिंह, स्टोरी टेलिंग वे इज़ अमेजिंग बट रिपीटेड। थैंक यू अंकित जी। ग्रो मंत्रा, मुकुल कुमार पटेल, सुदीप्तो चक्रवर्ती, अनिल शाक्य, अनुराग दात्री, सिंह सिद्धू, कविता गुप्ता, घुंगुर साहू, आकाश वर्मा, आशुतोष कुमार, संदीप सिंह, प्रकाश बर्गे। इन्होंने कहा है कि जुर्म जो तेज़ में प्रोग्राम रात 10:30 बजे आ रहा है, हफ्ते के 5 दिन सोम से शुक्रवार तक, मेरा वो शो इन्होंने देखा है और इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ये बात कही है। आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि मौका मिले तो ज़रूर देखिए। कैप्टन एसके,
इन्होंने लिखा है कि आज तक में किसको बचा रहे हैं सुशांत केस में। हमने कल इस सवाल का जवाब दिया था, तो मुझे लगता है कि अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। राम स्वरूप विश्नोई जी और प्रकाश बर्गे साहब का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। फ़िलहाल इतने कमेंट्स का मैंने जिक्र किया और आप जैसे दर्शकों का मैंने जिक्र किया। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सबसे मिलने के लिए किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे और मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को फ़िलहाल इजाज़त देंगे। हम फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।